तो यहाँ से JR लाइन से आप जा सकते हो शिंजुकू या शिबुया के लिए। तो ये रही मेरी होटल। जापान में एक चीज़ है कि आप रास्ते पर ऐसे चलते चलते खाना नहीं खा सकते। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा आपको कि मैं इस वीडियो में कहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ जापान फाइनली। और इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप इंडिया से अपना जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आपको इमिग्रेशन पे क्या सवाल जवाब कर सकते हो वो लोग, और एंड में मैं अपनी जो हॉस्टल मैंने बुक करी है वो दिखाऊँगा। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं अभी हूँ साउथ कोरिया के बुसान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है टोक्यो के लिए। और इस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक था जो मैंने यहाँ पे इमिग्रेशन करा। यूजुअली क्या होता है, इमिग्रेशन में एक बंदा होता है, वो आपसे सवाल जवाब करता है कहाँ जा रहे हो ये वो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे मैंने पासपोर्ट स्कैन किया मेरा और फिंगरप्रिंट दी, और उसके बाद मैं अपने बोर्डिंग गेट पर आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि जब मैंने अपना कस्टम करा यहाँ पे सिक्योरिटी, तो मेरे पास एक 125 ml की बॉटल थी परफ्यूम की, जो कि उन्होंने ले ली। उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ पे आप 100 ml से कम की बॉटल ही ले जा सकते हो परफ्यूम की। पर मैंने उनको कहा कि मेरी जो बॉटल है 125 ml की, वो आधी खाली है, मतलब वो 100 से भी कम हो गई। तो कहता है नहीं आपको देना पड़ेगा। तो वो परफ्यूम की बॉटल गई मेरी ऐसे ही। बट एनीवेज़ अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और कुछ 1 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से टोक्यो के लिए, और मैं फाइनली टोक्यो जा रहा हूँ। और मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता आपको, क्योंकि आज से 6 साल पहले जब मैं पहली बार प्लेन में बैठा था न्यूजीलैंड जाने के लिए, वो मेरी फ़्लाइट थी अहमदाबाद से न्यूजीलैंड के लिए। और ये वाला जो ऐसा बोर्ड देख रहे हो, तो अहमदाबाद में मैंने ऐसा बोर्ड देखा था और वहाँ पर टोक्यो की फ़्लाइट थी उस टाइम पर, और मुझे जाना था न्यूजीलैंड के लिए। बट वो टोक्यो की फ़्लाइट देख के मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं भी इस फ़्लाइट में बैठूँगा। और आज 25 अक्टूबर 2023 को वो दिन है जब मैं जा रहा हूँ फाइनली जापान के लिए। तो एक्चुअली जब मैं छोटा था तब से जापान का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे पर, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं जितने भी टीवी शोज़ या तो कार्टून देखता था वो सारे मेड इन जापान थे। तो इसलिए मैं जब 10 साल का था तभी से मुझे जापान जाना था। यहाँ तक कि उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं होता था, तो अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आ जाता था जापान का तो मैं काट के रख देता था अपने पास। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जापान है वो कितना स्पेशल है मेरे लिए। तो अभी जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको इंडिया से अप्लाई करना है अपना जापान का वीज़ा तो कैसे कर सकते हो। जापान का वीज़ा एक्चुअली में 15 दिन का या तो सीधा 5 साल का आता है। 5 साल का कैसे वो लोग देते हैं वीज़ा, वो अभी तक मुझे पता नहीं चला, क्योंकि कई लोग 15 दिन का अप्लाई करते हैं 2 वीक का, फिर भी उनको 5 साल का मिल जाता है। आई थिंक वो डिपेंड करता है कि आपने कितना टैक्स पे करा है, उसके ऊपर वो शायद 5 साल का वीज़ा देते हैं। बट जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जापान का वीज़ा लगाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको इजी पड़ेगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे होंगे। मैंने जो अपना वीज़ा है वो मैंने न्यूजीलैंड से अप्लाई किया था, तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो मुझे नहीं लगे थे, बट आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आप जापान का वीज़ा VFX या तो फिर जापान की जो एम्बेसी आपके घर के नज़दीक हो, जैसे कि दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में, अगर गुजरात में हो तो अहमदाबाद के VFS में, या तो फिर मुंबई में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपकी होटल की बुकिंग है और जो आपकी फ़्लाइट बुकिंग है वो डमी होगी तो भी चलेगा, आपको कंफर्म नहीं करानी है, उसमें पैसे वेस्ट मत करना। और जो आपको आइटनरी बना के देनी है वो आप ChatGPT से बना सकते हो। बस उसमें लिख देना कि 10 दिनों की जापान की आइटनरी बना के दे दे, उसमें से थोड़ा ऊपर नीचे कर देना तो आपको मिल जाएगी अपनी आइटनरी। और जो वीज़ा फॉर्म है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीज़ा फॉर्म आप फिल कर देना, और ऐसे करके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो ये तो हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। और वीज़ा आने में मुझे लगता है अराउंड 10 दिन जितना लग जाएगा आपको वीज़ा आने में। जो पहली बार जो जापान का वीज़ा आता है वो सिर्फ 2 वीक का आता है, 15 दिन के आसपास। और जब दूसरी बार आप अप्लाई करोगे तब जाके शायद 1 महीने का वीज़ा आता है। इवन तो मैंने न्यूजीलैंड से अप्लाई किया था, मुझे 14 दिन का ही वीज़ा मिला है, और मैं कुछ 12 दिन के लिए जापान जा रहा हूँ। 6 दिन टोक्यो में, 6 दिन ओसाका में। तो अभी कुछ 1 घंटा बाकी है मेरी फ़्लाइट को आने में, तो चलो अभी यहाँ पे वेट कर लेते हैं 1 घंटे के लिए। अगर मैं मेरे साउथ कोरिया की ट्रिप की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं कुछ यहाँ पे 7 दिन के लिए आया था, और आई थिंक कि 4 दिन ही इनफ थे यहाँ पे मेरे लिए घूमने के लिए। अगर आप लड़की हो तो आई थिंक 1 महीना भी कम पड़ेगा आपको साउथ कोरिया घूमने के लिए, आप कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें वो शॉपिंग के लिए और मेकअप की और वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जिसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो तीसरे चौथे दिन ही मैं बोर होना शुरू हो गया था यहाँ पर कैसे कैसे करके मैंने 7 दिन यहाँ पे काट लिए। पर मैंने सोचा नहीं था कि साउथ कोरिया जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप है। और मैंने एक चीज़ यहाँ के एयरपोर्ट में देखी जो किसी एयरपोर्ट में नहीं देखी, वो है कि यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर एयरपोर्ट के अंदर है ये वाला,
और ये जो एयरपोर्ट के अंदर कन्वीनियंस स्टोर है, इसमें जो प्राइसेस लिखी है इन लोगों ने, वो सारी प्राइसेस उतनी ही है जितनी कि आपको एयरपोर्ट के बाहर के कन्वीनियंस स्टोर में मिलेगी। कुछ भी रिप ऑफ नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज़ देख के मुझे अच्छी लगी। तो साउथ कोरिया और जापान का जो टाइम है वो दोनों का सेम टाइम है। तो मैं साउथ कोरिया से कुछ 8:30 बजे निकला था टोक्यो आने के लिए, और अभी मैं टोक्यो पहुंच चुका हूँ 10:30 बजे। कुछ 2 घंटे लगे मुझे यहाँ पर पहुँचने में। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट पे जब मैं पहुँचा तो कहीं पर भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो मैं दिखा नहीं सका आपको अंदर क्या था। बट यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं आप लोगों को, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है। इतना कुछ सीरियस नहीं होता। वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके मैंने अपना लगेज, उसके बाद मैंने अपना ये लगेज लिया और ये आ गया मैं एयरपोर्ट के बाहर। और इमिग्रेशन की बात करूँ तो इमिग्रेशन पे मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं किया उसने बस मुझे ये पूछा कि जापान के बाद कहाँ जाने वाले हो। तो मैंने कहा मैं इंडिया जाने वाला हूँ, बट ना मेरी टिकट देखी ना कुछ देखा उसने, मतलब स्टैम्प कर दिया पासपोर्ट पे। और अभी मुझे देखना है कि यहाँ से मैं शिंजुकू कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने जो होटल बुक करी है वो शिंजुकू में है। तो अभी जहाँ तक मुझे पता है मैं यहाँ से ट्रेन से भी जा सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ से ये वाली बस कर सकता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है मेरे लिए। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डेस्क है, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। कोनिचिवा। There is a bus. What's the cheapest way? Cheapest way. तो यहाँ पर जापान का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये सिम कार्ड मिलता है और वाईफाई रेंटल मिलता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेन से जाने वाला हूँ मैं शिंजुकू यहाँ से, क्योंकि वही फास्टेस्ट वे पड़ेगा मुझे। तो ट्रेन से मुझे कुछ 3000 जापानीज़ येन लगेंगे शिंजुकू पहुँचने के लिए। 3000 जापानीज़ येन इंडिया की करेंसी में कुछ 1500 रुपये के आसपास हो जाता है। और मेरे पास जापानीज़ येन टोटल 6000 ही है अभी। मैं जब बुसान में था तब मेरे पास थोड़े कोरियन वॉन पड़े थे, उसको मैंने कन्वर्ट कराया था। Konnichiwa. I'm looking for I need to go Shinjuku. Shinjuku? Yeah. Which transportation do you prefer, bus or train? Train. Okay, so could you go to alphabet A, that's the office inside to put the ticket? तो यहाँ से JR लाइन से आप जा सकते हो शिंजुकू या शिबुया के लिए। लाइन देख सकते हो कितनी लंबी है। वो वाला वेंडिंग मशीन है, वहाँ से सुइका कार्ड मिलता है, बट मुझे पता नहीं है अभी कैसे ख़रीदना है उसको। मैं सोच रहा हूँ जैसे तैसे करके पहले शिंजुकू पहुँच जाता हूँ, उसके बाद देखूँगा क्या करना है आगे। तो मैंने ये टिकट ले ली है यहाँ JR रेल की, और ये मुझे पड़ी कुछ 3200, मतलब इंडिया के 1500 रुपये में। ये मुझे यहाँ से सीधी ले जाएगी शिंजुकू के लिए। शिंजुकू से कैसे जाना है वो वहाँ जाके देखता हूँ, बट जो मेरी ट्रेन है वो अभी 45 मिनट्स के बाद आ रही है, तो 45 मिनट्स मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसका। नारिता एक्सप्रेस ये रही। अभी यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा ट्रेन स्टेशन है यहाँ पर। ये PC खड़े हैं। यहाँ पे लड़कियों को पूछता हूँ, ये देखो। जापान का जो रेल स्टेशन है वो दुनिया का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इंडिया का भी बिजी है। शिंजुकू दिस स्टेशन Station. This station. この電車だってことか。This one? This Okay. one. अरिगातो। तो ये रहा मेरा सीट नंबर, और ये रहा जहाँ कार जो जिसमें मुझे बैठना है। तो ये रहा नंबर 3 यहाँ पे। अभी बस वेट करना है मुझे 12:24 का, जब जाके यहाँ पे आएगी ट्रेन मेरी। अगर आप इंडिया से पहले से ही JR पास लेके आते हो तो आपको यहाँ पे टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट JR पास का फ़ायदा तभी होगा अगर आप 1-2 से ज़्यादा सिटी विज़िट करना चाहते हो जापान में। मैं क्योंकि सिर्फ टोक्यो और जब ओसाका जा रहा हूँ, तो मुझे JR पास महंगा पड़ेगा लेके, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैंने सुना था कि जापान में जो ट्रेन होती है वो लेट नहीं आती, बट ये वाली ट्रेन 10 मिनट लेट आई है। तो चलो कोई नहीं, फाइनली आ तो गई। तो कुछ 1 घंटे ट्रेन में बैठने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया हूँ शिंजुकू स्टेशन। शिंजुकू स्टेशन को वर्ल्ड का सबसे कंफ्यूजिंग स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एग्ज़िट्स है और इतने सारे ट्रेन्स यहाँ पे आती है। अभी मुझे ये यामातो लेन पकड़नी है मेरे होटल तक जाने के लिए।
तो फाइनली ट्रेन स्टेशन से बाहर आके मुझे लग रहा है मैं जापान में आया हूँ। ये देखो, और पता नहीं क्यों जो हम इंडिया में मैगी खाते हैं उसकी स्मेल आ रही है मुझे यहाँ पर। तो मेरी जो हॉस्टल है वो ट्रेन स्टेशन से कुछ 10 मिनट की वॉक है, तो अभी 10 मिनट चलना पड़ेगा मुझे। अभी कुछ 2:15 बजे, मैं सुबह 4 बजे का निकला हूँ यहाँ पर आने के लिए। जाके सबसे पहले फ्रेश होना है, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। तो ये रही मेरी होटल, यहाँ पर मैंने अपना रूम बुक किया है। अभी देखते हैं कि चेक इन करने देते हैं कि नहीं करने देते अभी। और अभी मैं हूँ मेरे रूम के अंदर, और यहाँ मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता क्योंकि बाजू में दूसरे लोग भी सो रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, और यहाँ से लाइट ज़्यादा कम हो सकती है। इसके अंदर सही है वैसे, इसके अंदर पूरा एक खली आ जाएगा। इस होटल के प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे पड़ी है कुछ 2500 रुपये पर नाइट के हिसाब से। जापान में जितनी भी होटल्स होती है ऐसी ही महंगी होती है। ये तो होटल भी नहीं है, हॉस्टल है, उसमें भी छोटा सा कमरा है। अगर आपको होटल में बुक कराना है अपना रूम तो होटल में आपको कुछ 9 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे पर नाइट के हिसाब से। तो उस हिसाब से तो ये मेरे को सस्ता और अच्छा पड़ा है। और ये रहा जापान का आधुनिक टॉयलेट। यहाँ पे इतने सारे बटन्स दिए इन्होंने, मुझे पता भी नहीं है कि इन बटन से क्या होता है क्योंकि जापानीज़ में लिखा है सब कुछ ज़्यादातर। और इनकी एक बात अच्छी है कि फ्लश करने के लिए यहाँ पर बटन है, तो फ्लश हो जाएगा। ये रहा यहाँ का बाथरूम, सब कुछ दिया यहाँ पे, शैम्पू वगैरह और ये टावल वगैरह सब कुछ। तो कुछ 2000 पे किए एक रात के, तो इतना तो मिलना ही चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट। तो अभी कुछ दोपहर के 4 बजे, और मैं सुबह 4 बजे का निकला था साउथ कोरिया से यहाँ पे आने के लिए। तो मैंने कुछ ठीक का खाया नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven में। मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाके कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, कुछ सैंडविच वगैरह वहाँ से देखता हूँ क्या मिलता है खाने के लिए। वैसे यहाँ खाने के तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखो। मैं यहाँ से ये चिकन कटलेट सैंडविच ले रहा हूँ। मैंने इसको साकेत के वीडियो में देखा था, उसने ये वाला लिया था खाने के लिए। ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये कुछ 410 येन का है, मतलब इंडिया के कुछ 200 रुपये के आसपास हो जाता होगा। जापान में एक चीज़ है कि आप रास्ते पर ऐसे चलते चलते खाना नहीं खा सकते। ये लोग यहाँ पर जो है उसको बैड मैनर्स मानते हैं। अगर मैं खाने लगूँगा चलते चलते तो सब लोग मेरी तरफ घूरेंगे, तो इसलिए इससे बेटर होगा कि मैं वापस चला जाऊँ अपनी हॉस्टल में, वहाँ पे जाके खा के थोड़ा आराम करता हूँ, फिर रात को बाहर आके आप लोगों को यहाँ की थोड़ी नाइट लाइफ दिखाता हूँ। तो अभी शाम के कुछ 7 बजे और मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ गॉडजिला रोड पे। तो गॉडजिला रोड जो है वो शिंजुकू का मेन अट्रैक्शन है। एक्चुअली मैंने जो हॉस्टल बुक किया है उसकी लोकेशन जो है वो सबसे बेस्ट थी। तो जितने भी अट्रैक्शन है यहाँ पे शिंजुकू के, वो सारे मेरे हॉस्टल से कुछ 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिल जाते हैं। और सबसे पहले एक 7-Eleven में जाके पानी की बोतल ले लेता हूँ। पानी की बोतल मैंने जब सुबह एक वेंडिंग मशीन से पानी की बोतल निकाली थी, तो वो पानी की बोतल नहीं थी, कुछ और ही था, पता नहीं नींबू पानी जैसा टेस्ट आ रहा था उसका। तो यहाँ से चेक करके लेने में ही फ़ायदा है क्योंकि सब कुछ जापानीज़ में लिखा है यहाँ पे। तो जैसे कि ये देखो, मैंने कुछ ऐसा लिया था अभी दोपहर वेंडिंग मशीन से। ये एक्चुअली में कुछ नींबू पानी जैसा होता है ये पीने से और प्यास मतलब बढ़ती है, वो बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे पानी की प्राइस है कुछ 108 येन, जो कि इंडिया के कुछ 50 रुपये के आसपास हो जाता है। तो जापान सबसे बड़ी सिटी में आता है और ऊपर से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी में भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रोड्स यहाँ पर बनाए इन लोगों ने, तो बहुत ही छोटे छोटे रोड्स है क्योंकि लोग इतने यहाँ पे, और घर भी बहुत छोटे होंगे यहाँ पे। ये देखो ये बिल्डिंग, ये तो होटल है, बाद में बताऊँगा। तो वो होटल है वैसे तो, हमें उस तरफ जाना है। ये सब पता नहीं क्या है यहाँ पे, लूना। तो
आज कोई वीकेंड नहीं है, आज एक्चुअली में वेडनेसडे है, बट वेडनेसडे के हिसाब से भी अच्छी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। जापान में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वो जो शॉपिंग करते हैं, अगर आप ऐसी दुकान से शॉप करते हो, ऐसी शॉप से, जापान टैक्स फ्री शॉप, तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। आपको बस अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है। तो कल मैं एक जगह है यहाँ पे अकिहाबारा करके, वहाँ पे जाने वाला हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब होता है। और वहाँ पर वो रहा वो गॉडजिला वाला स्टैचू जो मैं पहले बता रहा था आप लोगों को, वो एक्चुअली में एक होटल है। अगर आपको ऊपर जाना है आप ऊपर जाके भी देख सकते हो। अगर मैं जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको किसी दिन, बट उसी की वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं।